नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भाई बेहतर चल रही होगी और इसको अब दीपावली के बाद बिल्कुल कंटिन्यूस रखना है, क्योंकि इस सीजन की एक अच्छी बात है कि अब के बाद त्योहारों का सिलसिला लगभग खत्म है, तो आपका किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस आपके एग्जाम तक ही शायद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। और 2-4 मिनट आपकी क्लास लेट हो गई, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, सीधा बस आके नहाया ही हूँ। जो कुछ चीज़ें चल रही हैं कुछ दिनों से, चलिए कोई बात नहीं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट, इस पुरस्कार को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है, घोषणा। सबसे पहले तो देखो घोषणा, इससे सवाल जो जो बनेंगे मैं आपको उस तरह का आइडिया भी एक देता हुआ चला जाऊंगा। इसकी घोषणा तो हुई थी 1900 में और शुरुआत 1901 में, और ये दोनों ही सवाल बन जाते हैं। ये घोषणा वाला सवाल भी बन जाता है और शुरुआत वाला भी। ठीक है, हुआ ऐसा कि अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने जीवन भर बहुत सारा विज्ञान में अपना योगदान दिया, बहुत सारे आविष्कार किए। जब बहुत सारे आविष्कार किए तो बहुत सारा पैसा भी कमाया उनके पेटेंट वगैरह से, लेकिन न शादी न बच्चे, तो उस पैसे का क्या किया जाए। तो जब उन्हें लगा कि अब तो अंतिम समय लगभग नजदीक है, हो सकता है कब ऊपर से बुलावा आ जाए, तो उन्होंने एक वसीयत की कि मेरा जितना भी पैसा है इसका एक फाउंडेशन बनाया जाए। उस फाउंडेशन में 5 जो क्षेत्र में दुनिया में बहुत बेहतरीन खोजें करने वाले लोग हैं, 5 क्षेत्रों में जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको उस पैसे के ब्याज से हर बार पुरस्कार दिया जाए, हर साल पुरस्कार दिया जाए। तो जब उनकी मृत्यु हो गई 1896 में, 1833 में उनका जन्म हुआ था, कब 1833 में, मृत्यु 1896 में हुई। तो इस 4 साल के दौरान ये सारी चीजें पता चली होंगी, विल कई बार बाद में ही पता चलती है, वसीयत जो है। तो उसके बाद ये 1900 में इस पुरस्कार की उनकी जैसी इच्छा थी उसके अनुरूप घोषणा कर दी और एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम नोबेल फाउंडेशन है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, नोबेल फाउंडेशन है मेरे भाई। ठीक है, हाँ बेटा, छठ पूजा तो पड़ेगा थोड़ा। छठ पूजा का मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि छठ पूजा हमारी तरफ नहीं होती ना, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900, 29 जून 1900 को हुई मेरे भाई, 29 जून 1900। तो देखो, जिस साल नोबेल फाउंडेशन बनेगा उसी साल इन अवार्ड्स की घोषणा भी कर दी जाएगी। यानी इधर नोबेल फाउंडेशन बन रहा है, उधर घोषणा हो रही है कि भाई हम इस तरह के प्राइज, यानी प्राइज देंगे, पुरस्कार देंगे नोबेल पुरस्कार की, नोबेल की, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार। तो ये ध्यान रखना है मेरे भाई, घोषणा 1900 में, शुरुआत 1901 में, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई। ठीक है, चलिए 29 जून 1900 में। इनकी सीधे फिर सवाल आता है कि किसकी याद में दिए जाते हैं, तो उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। और ये कौन से देश के थे, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के थे, स्वीडन के। यूं तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की, पर एक खोज इनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है मेरे भाई। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो है डायनामाइट की खोज। और डायनामाइट का आपको ईयर भी याद रखना है, 1867। ठीक है, तो 1833 महत्वपूर्ण है, जन्म हुआ यहां पे। ठीक है, 1867 डायनामाइट की खोज है। क्या है, डायनामाइट की खोज। ठीक है, फिर 1896 इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1900 फिर ये हो जाएगा, है ना, घोषणा होती है पुरस्कारों की, घोषणा। ठीक है, और 1901 में, ठीक है, पुरस्कार पहली बार कब दिए गए, 1901 में पुरस्कार दिए गए। तो 1901 में पुरस्कार शुरू हो गए। तो ये 5 जो साल हैं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आपके एग्जाम के हिसाब से। 5 साल मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी बेटा, डायनामाइट की खोज।
और इनका जन्म 1833 में हुआ, इनकी मृत्यु 1896 में हुई, हमने बता दिया। वसीयत कि धन जो मिलेगा उसके ब्याज से नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। इस सारा का सारा इसका बैकग्राउंड है, इनसे सीधे सीधे सवाल भी बनते हैं। तो क्या डायनामाइट की खोज 1833 में हुई बताओ, या 1867 में? डायनामाइट की जो खोज है वो 1833 में हुई या 1867 में मेरे भाई, ठीक है। मैंने कहा था पहला रैपिड फायर 25 तारीख तक हो जाएगा बेटा, तो कल 25 तारीख है, कल तक आपको एक रैपिड फायर पहला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी बीच में एक दो दिन की, बीच में किसी दिन मैं एक दो क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन की छुट्टी करनी पड़ जाएगी। मेरा एक ऑपरेशन आज डॉक्टर ने बताया है जो करवाना पड़ेगा, तो 2-3 दिन उसमें मुझे लग रहा है ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन कैसा भी हो उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड पे भी क्लास ले लूं, और हो सकता है 1 नहीं 2 ले लूं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्लास कब कब लगी हुई है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में, और उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? नोबेल। इनकी कोई फिक्स राशि ऐसे नहीं है यहाँ पे। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर बोलते हैं, क्योंकि स्वीडन से संबंधित हो गया है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसकी वो बदलती रहती है वैल्यू, इसलिए कुछ फिक्स राशि इसमें नहीं पूछी जाती है, ठीक है, ना डॉलर में ना रुपए में। शुरुआत में मैंने आपको बताया था 5 क्षेत्र में, यानी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार तो ये 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं। साहित्य में यानी कि लिटरेचर में, दूसरा शांति में यानी पीस में, तीसरा भौतिकी में यानी फिजिक्स में, चौथा चिकित्सा में यानी मेडिसिन में, और 5वां रसायन में। किसमें? 5वां रसायन में मेरे भाई, किसमें? 5वें रसायन में, ठीक है। चलिए बेटा, बाद में बताएंगे किस चीज का ऑपरेशन है, ठीक है। फिर आप वो हो जाओगे थोड़े से डिस्टर्ब, इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अभी। चलो, मैंने बताया कि इसलिए इस वीकेंड पे भी क्लास रह सकती है आपकी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साहित्य शुरुआत में 5 क्षेत्रों में, लिटरेचर साहित्य, शांति पीस, भौतिकी फिजिक्स, चिकित्सा यानी मेडिसिन में, और बेटा रसायन यानी कि केमिस्ट्री में। इन 5 में दिए जाते हैं। आज की डेट में किस में दिए जाते हैं बताओ? आज की डेट में ये छठा क्षेत्र जो है, याद रखना है, अर्थशास्त्र का और है। छठा अर्थशास्त्र है ना, और इसकी 1968 में स्थापना होती है। कब होती है स्थापना? तो देखो बहुत दिनों बाद हो रहा है, और याद रखना है 1969 में पहली बार दिया गया। ये हम इकोनॉमिक्स के नोबेल की बात कर रहे हैं, तो 1968 में मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। 1968 में याद रखना है, ठीक है, इसकी स्थापना। और 1969 में ये पहली बार दिया गया है। कब दिया गया है मेरे भाई? 1969 में। साहित्य याद रखना है मेरे भाई, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। लास्ट वाला है इकोनॉमिक्स का, 1968 में स्थापना। घोषणा वैसे पूछता नहीं है, 1967 में इसकी घोषणा हुई थी। इसकी नहीं पूछता है, इसमें स्थापना ही ज्यादा पूछता है। पर 1% पूछ ले तो याद रखना है, घोषणा 2 साल पहले हुई थी, स्थापना 1 साल पहले, और 69 में ये दिए गए हैं मेरे भाई। कब दिए गए हैं? 1969 में ये दिए गए हैं। चलिए बेटा, बाद में लास्ट में बात करेंगे ना, अभी पढ़ते हैं पहले। तो अर्थशास्त्र के नोबेल की तीनों चीज मैंने आपको बता दी है पहले ही। 67 में घोषणा, स्टैब्लिश हुआ ये 1968 में, और इससे पहला नोबेल दिया गया 1969 में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वसीयत, मान लो अगर ऐसे ही कोई भी बदलवा लेता तो फिर तो था ही क्या। अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके चला गया तो फिर बाद में चीजें उसी के अनुसार तो होंगी, अपनी मर्जी से तो नहीं हो सकती ना चीजें। तो यहां आपको यही याद रखना है कि 5 क्षेत्रों की, क्योंकि मर्जी किसकी थी कि इन 5 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाना चाहिए, वो अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी मर्जी थी। तो पहले 5 जो क्षेत्र थे उनका पैसा उन्हीं के पैसे में से दिया जाता है। उन 5 अवार्ड्स का पैसा
जो अल्फ्रेड नोबेल अपना पैसा छोड़ गए उसी में से दिया जाता है। लेकिन जो छठा क्षेत्र अपनी मर्जी से हमने बाद में शुरू किया, उसे स्वीडन का बैंक है केंद्रीय, जिसे बोलते हैं स्वेरिग्स रिक्स बैंक। ये क्या है? ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिग्स रिक्स बैंक प्रदान करता है। कौन करता है? स्वेरिग्स रिक्स बैंक प्रदान करता है। और पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में शुरू किया गया है, तो ये उनके पैसे से नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी वसीयत में तो जिक्र है नहीं इसका, है ना। अब टाटा रतन टाटा खत्म हुए तो हम बाद में कहें कि भाई इनके पैसे में से इसे भी दे दो, इसे भी दे दो। नहीं भाई, वो विल करके गए, जिसको देना है वही दे सकते हो आप। अगर आपकी मर्जी है आपको इसको भी देना है एक और व्यक्ति को, तो आप अपने घर से दो। तो वैसे ही स्वेरिग्स रिक्स बैंक देता है इकोनॉमिक्स का। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट अमंग दोज नोबेल्स विच वर डिक्लेयर्ड बाय नोबेल फाउंडेशन इन 1901। ठीक है, क्योंकि 1901 में जो उन्होंने घोषणा की थी, तो जो 1900 में घोषणा की थी, है ना, फाउंडेशन के वक्त, तो उनमें से नहीं है ये तो इनकी मर्जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। अब एक सवाल ये भी बनता है कि इनकी घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। अक्टूबर में घोषणा होती है, लेकिन ये दिए कब जाते हैं बताओ? ये दिए जाते हैं दिसंबर में। तो अक्टूबर में घोषणा, इनका एक नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसे नहीं दिए जाएंगे। पहले दिए जाते थे, जब शुरू हुए थे तो दिए जाते थे, 2 आदमियों को दिए भी गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा, ये 2 आदमियों को दिया भी गया है। ठीक है बेटा। हाँ, 1967 में बेटा मैंने बता तो दिया 67 में क्या है। 67 में मैंने बता दिया आपको क्या है, घोषणा हुई थी 67 में। ये रहा। स्थापना वर्ड आएगा तो बेटा वो 68 माना जाएगा, स्थापना 68 माना जाएगा। ये पूछा हुआ सवाल है पहले भी। और 69 में पहली बार दिए गए। ये 3 साल इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 3 साल मेरे भाई ध्यान रखना है, इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहां पे हो गया। अब ये बैंक कौन देता है ये भी हो गया बेटा। ठीक है, तो इसमें ये हुआ 1974 में आके एक नियम बना दिया कि भाई मरने के बाद नहीं मिलेगा, ये पोस्ट्यूमस नहीं मिलेगा, यानी पोस्ट डेथ नहीं मिलेगा, यानी आफ्टर डेथ नहीं मिलेगा। तो तब तक केवल 2 ही व्यक्तियों को ये दिया गया था। पर एक नियम अभी भी है कि अक्टूबर में डिक्लेयर हो गया, और अक्टूबर में किसी का नाम डिक्लेयर होने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाए बाद में, मान लो कोई 10 अक्टूबर को किसी के नाम की घोषणा हुई कि आपको इस बार नोबेल दिया जाएगा, 20 अक्टूबर को उसकी डेथ हो जाए, 14 को उसकी डेथ हो जाए, नवंबर में डेथ हो जाए, ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को डेथ हो जाए, तो भी ये दे दिए जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त अनाउंस हुआ था उस वक्त वो व्यक्ति जीवित था, उसका अस्तित्व इस दुनिया में था, इसलिए फिर दे दिए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसलिए दे दिए जाते हैं बेटा। उसकी फेस्टिवल की ट्रिक दूंगा मैं, है ना, उसमें 2 क्लास की ट्रिक अभी वो नहीं हुई है फाइनल, तो या तो मैं पहले 4 की ही अपलोड करवा दूंगा, उसे बाद में करवा दूंगा, थोड़ा 2-4 दिन। मेरा 2-3 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये पता नहीं क्या पंगा पड़ रहा है, तो उस चक्कर में नहीं हुआ है। आज भी मैं सुबह से हॉस्पिटल में था, तो बस अभी 1:30 बजे के बाद आया हूँ, तो नहा के बस आपकी क्लास में खड़ा ही हो गया हूँ। तो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और मेरे भाई क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को इनका पुण्यतिथि है, इनकी मृत्यु हुई थी। पुण्यतिथि जानते हो, जिस दिन व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाता है, तो पुण्यतिथि थी इनकी, इसलिए होती है पुण्यतिथि आज भी 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। आप कहोगे जब घोषणा इनकी अक्टूबर में हो गई तो क्यों इतने 2 महीने तक वेट करना है? 2 महीने तक केवल इसी वजह से वेट करना होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें एक नियम और पूछ लिया जाता है, यहां देखो पहले। ये हो गया बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण 2 हैं फैक्ट। घोषणा इतना नहीं पूछा जाता, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये वैसे तो पढ़ना सारा ही है, पर ये इन पे खास फोकस देना है, ठीक है। ये वाला खास फोकस देना है। इकोनॉमिक्स का नोबेल कौन देता है? तो स्वेरिग्स रिक्सबैंक जो है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ये देता है मेरे भाई। ये कब दिए जाते हैं, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, और उसी टाइम क्यों दिए जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। देखो, केवल शांति का तो दिया जाता है ओस्लो में, केवल शांति का तो ओस्लो में, बाकी सब स्टॉकहोम में। यानी एक तरह से एक नोबेल तो दिया जाता है यहां, और 5 नोबेल दिए जाते हैं यहां। तो हम एक को स्टॉक बोलेंगे या 5 को स्टॉक बोलेंगे, बताओ? हम एक को स्टॉक बोलेंगे या 5 को स्टॉक बोलेंगे? तो 5 को स्टॉक बोलेंगे हम, ठीक है, कि भैया पूरा स्टॉक है तेरे पास तो नोबेल का। तो स्टॉक होम के पास पूरा 5 नोबेल का स्टॉक रहता है, और एक पीस वाला नोबेल जो है वो दिया जाता है कहां पे? तो वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। वो किस लिए दिया जाता है, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है कि केवल एक ओस्लो में, बाकी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वो इसलिए कि देखो, यहां पे मैप में आपको ये दिखेगा नॉर्वे, और ये दिखेगा आपको स्वीडन। जब ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुए तो उस टाइम पे इन दोनों देशों में अलग अलग सरकार चलती थी, अलग अलग इनकी पार्लियामेंट भी थी, पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं थे। इनमें राजा जो है ना, इन दोनों के ऊपर एक राजा भी बैठा हुआ था। यानी एक राजा इन दोनों के ऊपर क्या करता था मेरे भाई? शासन करता था। राजा शासन करता था, हां जी। लेकिन राजा के संग संग मैंने कहा कि पार्लियामेंट भी थी, यानी वो सब सिस्टम भी चल रहा था जो एक लोकतंत्र में चलता है। जो पार्लियामेंट थी स्वीडन वाली, वो उतनी ज्यादा स्वतंत्र नहीं थी, यानी उसके पास उतने अधिकार नहीं थे जितने की नॉर्वे वाली पार्लियामेंट के पास थे। यानी नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है वो ज्यादा स्वतंत्र थी। तो पीस के मामले में उन्हें लगा कि पीस के मामले में हो सकता है अगर हम ये स्वीडन से ही दिलवाएं, तो स्वीडन की पार्लियामेंट उतना स्वतंत्र होकर डिसीजन ना ले सके जितनी स्वतंत्रता भाई नॉर्वे की हमारी पार्लियामेंट को है। तो इसलिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में ही लिखा कि ये वाला जो है एक कमेटी देगी, और वो कमेटी किसके द्वारा बनाई जाएगी? नॉर्वे की संसद के द्वारा बनाई जाएगी, स्वीडन की संसद के द्वारा नहीं। और बाकी स्वीडन को क्यों दे दिए उन्होंने सारे पुरस्कार? क्योंकि वो खुद स्वीडन के हैं, वो स्वीडिश नागरिक हैं, वो स्वीडन के खुद हैं, तो पुरस्कार वो किससे दिलवाएंगे ज्यादा से ज्यादा? जो उनका अपना देश है। पर उन्होंने एक चीज जरूर कही कि भाई मेरे देश में पार्लियामेंट उतनी बढ़िया है नहीं, तो मैं दूसरे देश की पार्लियामेंट जो है, जो हराती हमारे ही राजा के अंडर में है, उसको ये देता हूं अधिकार। उसके बाद दोनों देश अलग अलग हो गए पूरी तरह से। आज उन पे कोई राजा भी शासन नहीं कर रहा है एक। तो अब क्या है, अभी भी वो सिस्टम लगातार चलने दिया गया है। मैंने कहा ना, क्यों भी चलने दिया जाता है कई बार? क्योंकि जब वो वसीयत में था, और वसीयत में बदलाव कर सकता है केवल वही व्यक्ति जिसने वो वसीयत की हो, और अल्फ्रेड नोबेल तो मर गए, तो वो तो बदलाव कर नहीं सकते। इसलिए कई सारे अरेंजमेंट वो ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे आज उनकी जरूरत है चाहे उनकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ जल्दी से। ये हो गया। तो अब देखो, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। जैसे 6 क्षेत्र हैं तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। और जो राशि है यानी अमाउंट है, वो कैसे बढ़ता है बताओ? इसमें जो पैसा दिया जाता है वो कैसे बढ़ता है? वो इस तरह से 2 तरीके से बढ़ता है। या तो वो ऐसे बढ़ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, या फिर वो ऐसे बट जाएगा मेरे भाई, ये 50%, ये 25% और ये 25%। अगर लगता है कि किसी एक व्यक्ति का योगदान ज्यादा है उन तीनों में से, जो 3 लोग चुने गए हैं, देखो 2 चुने गए हैं तो आधा आधा पैसा मिलेगा, एक ही है तो उसको तो पूरा पैसा मिल जाना है।
पर लगे कि किसी एक व्यक्ति का ज्यादा योगदान है, तो भाई फिर उसे 50% दिया जा सकता है, बाकी दो को 25-25% भी दिया जाता है। ठीक है, बाकी दो को 25-25% दिया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार न देने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? 1974 में। और 1974 में जब ये डिसीजन लिया गया, तब से पहले दो बार ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा चुका था। एक तो इसे बनने के 30 साल बाद 1931 में, और एक इसे बनने के 30 साल और बाद, यानी कि 60 साल टोटल, तो 1961 में। तो यानी हर 30 साल बाद जब ये बना 1901 में, उसमें 30 जोड़ोगे तो पहला मरणोपरांत, फिर दूसरे में भी उसमें भी 30 जोड़ दोगे तो दूसरा मरणोपरांत। तो 1931 और 1961 में मरणोपरांत दिया गया। एरिक एक्सल नाम के व्यक्ति पहले थे, दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड के बारे में हमें पता है कि यूएन के महासचिव भी रहे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ये महासचिव भी रहे हैं मेरे भाई, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम डैग हैमरशोल्ड कहते हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति को भी दिया गया है, लेकिन इनको गलती से दे दिया गया। इनको समझा गया है कि जीवित हैं, ये 2-3 दिन पहले मर गए थे। जब अनाउंसमेंट हुआ तो इन्हें समझा गया कि जीवित हैं, ये मर 2-3 दिन पहले गए थे। ठीक है, अब ये एक्टर तो है नहीं जिनके बारे में सबको पता होगा। अब ये क्या नहीं है बेटा, एक्टर तो है नहीं किसी इनके बारे में सबको पता होगा। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकना बेटा, शिवम सर का फोन आ रहा है, पता नहीं कैसे। चलिए भैया, ठीक है, तो क्लियर है। प्रैक्टिस सेट का टाइम पूछने के लिए वो कर रहे थे कि किस टाइम प्रैक्टिस सेट रखेंगे। मैंने बताया था ना कि जीएस स्टैटिक जीके का हम प्रैक्टिस सेट भी रखेंगे लगातार। ठीक है, तो वो हम रखने वाले हैं। चलिए, तो शुरू हो जाएगा अभी बहुत जल्दी। आपको आज शायद अंकित सर खबर कर देंगे कब से शुरू हो रहा है। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को दिया है। रेड क्रॉस को ये पूछा जाता है। सबसे अधिक बार का सवाल बनता है कि किसको दिया जाएगा। इसको 3 बार दिया गया, 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और एक 1963 में जब इसको 100 साल हो गए थे, क्योंकि 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संस्था है, आपको पता ही होगा, रेड क्रॉस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। तो इसको 1863 से 1963 तक 100 वर्ष हो गए थे, और जब इसे 100 वर्ष हो गए तो इसको दे दिया गया। ध्यान रखना है। रेड क्रॉस से 2 सवाल और भी बन जाते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, तो हेनरी ड्यूनेंट ने। और हेनरी ड्यूनेंट ने इतनी बढ़िया संस्था बनाई, इसका इनाम उन्हें भी 1901 में मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। उन्हें तो पहला वाला ही मिल गया था, पहला वाला ही मिल गया था मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट 8 मई, 8 मई। ठीक है मेरे भाई, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इनका जन्मदिन होता है हेनरी ड्यूनेंट का। क्या होता है? हेनरी ड्यूनेंट का उस दिन होता है जन्मदिन। ठीक है मेरे शेरों, तो रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा। तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस को नोबेल कब कब मिला है? 1917, 1944, 1963, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मैंने बता दिया आपको। क्या इनको अकेले ही मिला था? नहीं, 2 व्यक्ति। अगर कभी ये भी पूछ ले कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पहला किसको मिला, देखो पहले नोबेल पुरस्कार मिले तो 1901 में है, केवल इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सारे 1901 में मिले हैं। तो इनमें जो 2 व्यक्ति थे, एक फ्रेडरिक पैसी नाम के व्यक्ति हैं, हम इन्हें बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ेंगे तो हो जाएंगे याद, और एक हेनरी ड्यूनेंट है। इन दोनों की 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। एक ने तो रेड क्रॉस बनाई है, एक ने फ्रेंच पीस सोसाइटी बनाई है। फ्रेंच पीस सोसाइटी, दोनों एक तरह से
पीस के लिए काम करने वाली संस्था है, शांति के लिए काम करने वाली संस्था है। तो दोनों को ही 1901 में इनकी संस्थाओं के लिए जो इन्होंने योगदान दिया अपनी संस्थाओं के तौर पे, उसके लिए रेड क्रॉस के संस्थापक और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापकों को क्या दे दिया मेरे भाई, तो इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया, शांति का पहला वाला ही। ठीक है, शांति का पहला वाला पुरस्कार ही दे दिया बेटा। ठीक है, चलिए कितना अमाउंट बेटा मैंने बताया है, आप बाद में जुड़े होंगे, पूरी क्लास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सवाल बनता है एक, ये मैंने उसी टाइप से रखी हैं चीजें जिस तरह से सवाल बनता है। देखो, सबसे कम उम्र में आज तक जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मलाला यूसुफजाई को मिला है, और मलाला यूसुफजाई को केवल 17 साल की उम्र में मिल गया था। ये कब मिल गया था? 17 साल की ही उम्र में। कितनी में? 17 साल की उम्र में। शांति के क्षेत्र में मिला था इनको। कौन सा मिला था मेरे भाई? तो शांति का नोबेल इनको मिला था। ठीक है, तो मलाला यूसुफजाई को मिला था शांति का नोबेल। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष, फिर पुरुष के बारे में अगर पूछ ले, अब ये सबसे कम पाने वाली महिला भी हो जाएंगी और सबसे कम उम्र में पाने वाली व्यक्ति भी, है ना, दोनों ही तो बात हो गई। अगर कोई पूछेगा सबसे कम उम्र में ओवरऑल किससे मिला है, यानी यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज कौन है, तो वो है मलाला यूसुफजाई। और अगर पूछे यंगेस्ट मेल रेसिपिएंट, यंगेस्ट मेल यानी पुरुष, तो हम फिर बताएंगे विलियम लॉरेंस ब्रैग को, जिन्हें भौतिकी के लिए 1915 में ही मिल गया था, यानी 99 साल बाद फिर ये किसे मिला है, और सबसे कम उम्र में ये मिल गया है मलाला यूसुफजाई को 2014 में। तो इनको अगर पुरुष पूछेगा, याद रखना है, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं, है ना, 25 साल की उम्र में मिला था भौतिकी के लिए 1915 में, और महिला पूछेगा तो मलाला यूसुफजाई हैं। मलाला यूसुफजाई को 2014 में मिला, शांति के लिए मिला। इनके 2 किताबें हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला। आई एम मलाला में इनका नाम है खुद, तो उसे याद करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, पर वी आर डिस्प्लेस्ड बुक को आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। वी आर डिस्प्लेस्ड बुक जो है ये, और आई एम मलाला, और इनका एक अन्य नाम मलाला यूसुफजाई को ही गुल मकई भी कहते हैं। इन्हीं को गुल मकई के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक आई एम मलाला, लेकिन ये वाली आपको बार बार पढ़नी है, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। 2014 में इनको पुरस्कार मिला था। 2014 में जब इनको पुरस्कार मिला बेटा, तो इन्होंने ये पुरस्कार किसी और के साथ शेयर किया था। शेयर का मतलब होता है जब एक से ज्यादा आदमी को वो पुरस्कार मिल रहा है तो मतलब वो शेयर है। ठीक है, तो ये शेयर किया था, और याद रखना किसके साथ? हमारे भारत के एक व्यक्ति के साथ, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं, और जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा तो ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। ये किसके लिए काम करते हैं मेरे भाई? ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। तो मलाला के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी ये मिला है, और ये किसके लिए काम करते हैं? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं ये, ध्यान रखना है, जिनका नाम है गुड इनफ, जिनका नाम है गुड इनफ। तो 3 नाम हमें याद रखने हैं। नंबर 1 मलाला यूसुफजाई, नंबर 2 विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये दोनों कम वाले हैं। ओवरऑल सबसे कम तो मलाला यूसुफजाई हैं, सबसे कम वाली महिला भी वही हो जाएंगी, और विलियम लॉरेंस ब्रैग पुरुषों में सबसे कम में पाने वाले भाई हो जाएंगे। और ओवरऑल सबसे ज्यादा उम्र में ये गुड इनफ को मिला है, और 97 ईयर्स की एज में, बहुत होती है 97 ईयर्स की एज में। ठीक है, 97 ईयर्स की एज में बहुत होती है बेटा। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, फैक्ट है ना, तो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि फैक्ट याद एक साथ नहीं हो रहे होंगे ना, बहुत सारे फैक्ट हैं, और इसमें कुछ वो भी नहीं लगती ट्रिक। पर इसको आसान कैसे बनाएंगे कि अब ये हो जाएगा। सबसे पहला रैपिड फायर कल मैं इसी का ले आता हूं, और मैं 7-8 मिनट के अंदर इसको खत्म करवा दूंगा रैपिड फायर में। जब 7-8 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, तो वो 8 मिनट की वीडियो तो आप ना 5 बार भी देख सकते हो,
8 मिनट की वीडियो 5 बार भी देखोगे कभी खाली टाइम में तो वो मिनट तो काउंट ही नहीं होंगे, 8 मिनट तो हम कहीं भी बिगाड़ देते हैं, है ना। तो फिर समझ में आ जाएगा बेटा, फिर समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने बताया अमाउंट के इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, स्वीडिश क्रोनर इसमें 1 करोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अब क्रोन की कितनी है मुद्रा, कैसे है, वो चेंज होता रहता है ना। वो तो रुपए में तो इसे नहीं बता सकते, ना डॉलर में बता सकते हैं। चलिए, तो यहां देखेंगे हम गुड इनफ को सबसे ज्यादा में मिला है। अब मैं जब करवाऊंगा तो आसान हो जाएगा बेटा, चिंता मत करना। फिर सवाल बनता है कि 2 बार नोबेल भी किसी को मिला है, तो 2 बार मिला है 5 लोगों को। कई जगह आंकड़ा 4 लोग लिखा हुआ मिलेगा, तो वो वहां अभी अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 5वां जो व्यक्ति जुड़ा है ये 2022 में जुड़ा है। तो कभी कभी कई बार किताबें अपडेट करते वक्त कोई जिन्होंने भी वो बनाई है ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो 1 2 4 साल ऐसे ही चलती रहती है चीज, तो वो हेडक मत लेना, भरोसा रखना, यही है फैक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी के बारे में एक खास बात है कि इन्हें 1 बार तो फिजिक्स के लिए मिला और दूसरी बार केमिस्ट्री के लिए मिला, यानी 2 अलग अलग विज्ञान में। इनकी खास बात क्या हो गई? 2 अलग अलग विज्ञान, ठीक है, 2 अलग अलग विज्ञान में नोबेल पाने वाली, नोबेल पाने वाली एकमात्र, ये कौन है? एकमात्र हैं जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में मिला है। 2, ध्यान रखना है, अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में मिला है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना है, यानी 1 बार भौतिकी में, 1 रसायन में, तो एक खास नाम है और इसको आपको याद रखना है। पहले तो ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए। मैडम क्यूरी है, दूसरे हैं जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को दोनों बार फिजिक्स में मिला है, तो साइंस में तो मिला है पर एक ही चीज में, है ना। तो ये तो अलग नाम तो है, लेकिन उतना मैडम क्यूरी से पीछे चला जाएगा। फिर लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग को 1 बार केमिस्ट्री में और 1 बार शांति में। तो इन्हें भी 2 अलग अलग क्षेत्र के लिए तो मिला है, 2 अलग अलग क्षेत्र के लिए तो मिला है इन्हें भी, लिनस पॉलिंग को। पर याद रखना है बेटा, 2 अलग अलग क्षेत्र के बाद भी 1 बार इन्हें साइंस के लिए मिला है और 1 बार शांति के लिए। तो इनके लिए साइंस दोनों नहीं है, तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 3 नाम कौन कौन से हो गए? नंबर 1 मैडम क्यूरी, नंबर 2 जॉन बर्डीन, नंबर 3 लिनस पॉलिंग। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग। ये 3 नाम हो गए। चौथा नाम आएगा फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार रसायन के लिए। अगर फ्रेडरिक सिंगर है भैया, सेंगर की जगह हमने सिंगर कर दिया, तो उसके गाने में तो रस आता होगा ना, सबको रस, हाँ जी रस आता है मेरे भाई। जो फ्रेडरिक है वो सिंगर है, तो उसके गाने में तो रस आता है। तो चौथा हो गया फ्रेडरिक सिंगर नाम, और 5वां है कार्ल बेरी शार्पलेस। कार्ल बेरी शार्पलेस मेरे भाई, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान। तो ये 5 नाम बार बार आप जब यहां तक पढ़ लो तो कोशिश करना, मैडम क्यूरी, नंबर 2 जॉन बर्डीन, नंबर 3 लिनस पॉलिंग, नंबर 4 फ्रेडरिक सेंगर, नंबर 5 कार्ल बेरी शार्पलेस, नंबर 1 मैडम क्यूरी, 1 बार फिजिक्स 1 बार केमिस्ट्री, नंबर 2 जॉन बर्डीन, दोनों बार फिजिक्स के लिए मिला, नंबर 3 लिनस पॉलिंग, 1 बार केमिस्ट्री 1 बार शांति, केमिस्ट्री शांति, नंबर 4 भाई मेरे ख्याल से फ्रेडरिक सेंगर हो जाएगा, और नंबर 5 कार्ल बेरी शार्पलेस। अगर आपसे पूछे इनमें से किसे 2 बार नहीं मिला है या 2 बार मिला है, तो ये 5 नाम आपको वहां सवाल हल करने में मदद करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? मदद करेंगे। अच्छा, येलो बुक में रह गया होगा बेटा, कोई बात नहीं, हमने बता दिया, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। 5 नहीं ऑप्शन में होगा तो 4 करोगे, वरना 5 करोगे। चलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ था। तो ये किन को मिला था? तो नंबर 1 तो रैगनर फ्रिस्क किटल, और मेरे भाई नंबर 2 जॉन टिनबर्गेन।
जॉन टिनबर्गेन, ये दो व्यक्ति हैं, ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे हमें, तभी हो पाएगा। अब मैं 3 नाम लिख रहा हूं, बताओ इनकी क्या विशेषता है। गुड इनफ, ये गुड इनफ की क्या विशेषता है बताओ, इनकी क्या विशेषता है। नंबर 1 पे मैंने लिखा, नंबर 2 पे मैंने लिखा है मेरे भाई क्या, नंबर 2 पे मैंने लिखा है मैडम क्यूरी। नंबर 3 पे मैंने लिखा है विलियम लॉरेंस ब्रैग। तो मैंने नंबर 3 पे लिखा है विलियम लॉरेंस ब्रैग मेरे भाई। तो इन तीनों की यही विशेषता है कि ये तो सबसे ज्यादा उम्र वाले विजेता हैं, गुड इनफ। मैडम क्यूरी दो अलग अलग विज्ञान में पाने वाली एकमात्र हैं, और विलियम लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र वाले पुरुष हैं, सबसे कम उम्र वाले पुरुष हैं मेरे भाई, ठीक है, सबसे कम उम्र वाले पुरुष हैं मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए। अब नोबेल पाने वाले भारत के व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति, इसे खत्म करते हैं। सबसे पहले हमारे यहां रविंद्रनाथ टैगोर के मिला, कब मिला, 1913 में मिला। इनकी एक पुस्तक लिखी इन्होंने गीतांजलि, तो किस पुस्तक के लिए मिला, गीतांजलि के लिए। और जब पुस्तक के लिए मिलेगा तो उसका फील्ड कौन सा हो जाएगा, उसका फील्ड साहित्य हो जाएगा मेरे भाई, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। और इनके लिए खास बात है, ये पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई भी थे और पहले गैर यूरोपियन भी, यानी यूरोप से बाहर के पहले हैं ये, यूरोप से बाहर के कौन है ये, पहले हैं, याद रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है, और पहले एशियाई या गैर यूरोपियन है। ये कौन है, पहले एशियाई या गैर यूरोपियन है। नंबर 2 सीवी रमन को मिला है 1930 में, यानी 13 से सीधे 30 में आ गए, और इनकी खोज थी रमन प्रभाव मेरे भाई, भौतिकी के लिए इनको मिला है। भौतिकी के लिए किससे मिलेगा, किसी वैज्ञानिक को, तो ये एशिया के पहले वैज्ञानिक भी थे, भारत के नहीं केवल, एशिया के भी, एशिया के पहले वैज्ञानिक जिन्हें मिला मेरे भाई, यानी विज्ञान की किसी शाखा में पहली बार मिला था, तो एशिया के पहले वैज्ञानिक थे मेरे शेरों, है ना, ये एशिया के पहले वैज्ञानिक भी थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। तीसरे नंबर पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना का बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आज तक हमें चिकित्सा में एक ही बार नोबेल मिला है, चिकित्सा में ध्यान रखना है मेरे भाई, एक ही नोबेल मिला है, और वो किनको मिला है, तो वो हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, यानी कि फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स। जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स, यानी कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें 1968 में मिला है। फिर मदर टेरेसा को 1979 में मिला। आप कहोगे जी मदर टेरेसा क्या भारत की थी, भाई भारत की नागरिकता इन्होंने 1948 में ही ले ली थी, 1979 में, तो फिर ये भारतीय में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भारत की नागरिक हैं। हम पढ़ कौन कौन से रहे, जो या तो भारत के हों या भारतीय मूल के, यानी कि जो भारत से जुड़े हुए हैं, जो भारत से चले गए कहीं बाहर उनको, और भारत में जो आके बस गए, नागरिकता ले ली, या भारत में ही रह रहे हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने नोबेल जीता है। 1979 में नॉर्थ मैसिडोनिया इनका जन्म स्थान माना जाता है मेरे भाई, नागरिकता इन्होंने 1948 में प्राप्त कर ली थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला, अच्छा 1983 में, कब मिला, 1983 में। तो अब तक के 5 अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे नंबर पे सीवी रमन फिजिक्स का, तीसरे नंबर पे बताओ हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा का, चौथे पे मदर टेरेसा, और 5वें पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। इसके बाद सीधे 1998 पे पहुंचेंगे हम, ध्यान रखना है, 1998 पे सीधे पहुंचेंगे अमर्त्य सेन मेरे भाई। इन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला, और भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। क्या मिला है,
इकोनॉमिक्स का नोबेल भारत के पहले इन्हें 1998 में मिला। कब मिला? 1998 में। वीएस नायपॉल को भारतीय में काउंट नहीं भी किया जाता है। क्यों भारतीय में काउंट नहीं भी करते हैं लोग, याद रखना है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका जन्म यहां पे नहीं हुआ था, इनके तो दादा ही चले गए थे इंडिया से, और जब इन्हें मिला ना, ये भारत के उस टाइम पे नागरिक थे, ना इन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी थी। तो फिर ये माना जाता है कि भाई 2-3 पीढ़ी पहले जो चले गए वो थोड़ी गिने जाएंगे। पर ये सच्चाई ये भी है कि हम उनको भी काउंट करते हैं। कौन? जो इनको जो बुकर मिला था ना, इनको बुकर भी मिल चुका है, क्योंकि साहित्य से जुड़े हुए हैं ये, तो इनके बुकर को भी हम अपने में ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन इनको नहीं मानते हैं, इसलिए 9 मान ली जाती है संख्या। ठीक है, इसलिए 9 मान ली जाती है। जब संख्या पूछता है ना कोई, तब 9 मान ली जाती है, याद रखना। वैसे संख्या पूछता नहीं है, पूछता है नहीं वैसे संख्या, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, चलिए 8 में फिर ये वेंकट रमन रामकृष्ण है, तो इनको हम काट के 7 पे रख लेते हैं वैसे। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन के लिए इन्हें 2009 में मिला। 2009 से हर 5 साल में मिल जाएगा। 9 से फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिलेगा, फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिलेगा। 2009 में रसायन का है, वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला मेरे भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी को, तो आपको मैंने बता ही दिया है, इसको काउंट को तो ऐसे ही रहने दो, काउंट को ऐसे ही रहने दो। मैंने बता दिया है हालांकि कि भारतीय में इनको काउंट करते नहीं हैं जब नॉर्मली हम बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थे नहीं। ठीक है, तो वीएस नायपाल को लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं 2001 में साहित्य का नोबेल मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला है मेरे भाई, रसायन का मिला है। अब 2 व्यक्ति आएंगे, कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए। अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए मेरे भाई, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, एक टेबल मैंने आपका जो रैपिड रिवीजन करने का मन हो इसका तो कर पाओ। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला देखो 1913 में। क्या साहित्य के लिए मिला था? बताओ, साहित्य के लिए मिला था? हाँ जी, साहित्य के लिए मिला था। सीवी रमन को साइंस यानी फिजिक्स, भौतिकी के लिए मिला था। किसके लिए मेरे भाई? भौतिकी के लिए मिला था सीवी रमन को। ठीक है, इसके लिए मिला था मेरे शेरों, तो भौतिकी के लिए मिला था इनको। ठीक है, इसके लिए मिला था, भौतिकी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, भौतिकी के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए मिला। किसके लिए? चिकित्सा के लिए मिला। मदर टेरेसा को जो मिला है बेटा, मदर टेरेसा को, वो शांति के लिए मिला है 1979 में। कब मिला है? 1979 में। इसमें हाथ रख के पढ़ना जब भी पढ़ो। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिर से भौतिकी के लिए मिला। इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी जब इन्हें मिला, पर क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ तो हम भारतीयों में काउंट करते हैं। अमर्त्य सेन भाई, इनको मिला अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला? अर्थशास्त्र के लिए मिला। ठीक है, एक ही जगह से रिवीजन हो जाएगा। वीएस नायपॉल याद रखना है, तो इन्हें मिला है वैसे साहित्य का। इसका साहित्य का, साहित्य में ही बुकर भी मिल रखा है इन्हें। वेंकट रामन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान का मिला है। किसका मिला है? रसायन विज्ञान का। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का मिला है। मलाला यूसुफजई यानी गुल मकई के साथ साथ मिला था। और अभिजीत बनर्जी को मेरे भाई अर्थशास्त्र का, यानी कि अमर्त्य सेन के बाद दूसरे भारतीय हो गए। हालांकि ये भी याद रखना है, उस टाइम भारत के नागरिक नहीं थे जब इन्हें मिला। इनका जन्म लेकिन भारत का है, तो हम इन्हें भारत वालों में ही काउंट कर लेते हैं। हम इन्हें भारत के लोगों में ही काउंट करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? भारत के लोगों में ही काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम याद रखना है, इसके बाद जो 2025 के विजेता हैं हम रैपिड फायर में ही करवाएंगे। ठीक है, मैंने वो एक जगह यूट्यूब पे तो करवा भी दिए थे, लेकिन उनकी ट्रिक इतनी मजेदार अभी नहीं बनी है जितनी बन जानी चाहिए थी, तो मैं इसको रैपिड फायर में करवा दूंगा। वैसे आदर्श सर ने आप लोगों को ही पढ़ा दिए होंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर किसका ऑपरेशन है? ऑपरेशन बेटा नाभि का होगा। यहाँ नाभि का, नाभि के अंदर ना एक छोटी झिल्ली होती है ना, उसके अंदर आंतें होती हैं, आंतें।
तो कभी कभी किसी वजह से, ज़्यादा वजन उठाने से किसी से, तो वो झिल्ली फट जाती है और जो आंत है ना वो अंदर से नाभि की तरफ सरक जाती है, उसका कुछ हिस्सा। तो इससे अम्बिलिकल हार्निया नाम दिया जाता है ना। हार्निया का ऑपरेशन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वो कई प्रकार का होता है। जो नाभि में जैसे नस आ जाती है ना, उसको अम्बिलिकल हार्निया कहते हैं। तो इसमें ना बहुत दबाव और बहुत दर्द है कल से। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, तो उन्होंने देख के अल्ट्रासाउंड करके फिर बताया ये दिक्कत है, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो मैं देखूंगा जब आपका कम से कम नुकसान हो, 2 दिन का, 3 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना हो, मैं उस टाइम पे ये करवा लूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है जल्दी करवाना है तो शायद अगले 4-5 दिन के अंदर करवाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बेटा गुड इनफ की वैसे आपसे कोई एज नहीं पूछेगा। एक बच्चा कह रहा है जी बुक में 87 बताइए, आपने 97। मैंने 97 ही पढ़ी है। और आपसे एज नहीं पूछेगा। लाला यूसुफ जई की फिर भी पूछ लेता है कि इतनी कम उम्र में, पर फिर भी मैं इसको अभी कंफर्म कर देता हूं। गुड इनफ को कितनी साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 97 ही बेटा, 87 से ऊपर के तो बहुत मिल जाएंगे। 97 साल की उम्र में ही मिला है। कई जगह ना किसी बुक में गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, वो जो भी बुक है। 97, क्योंकि वैसे ना बेटा जब मैं ये फैक्ट लिखता हूं ना, जैसे मैंने ये लिखवाई, क्लास बनवाई, तो मैं इसकी हर लाइन को, लगभग हर लाइन को, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था तब भी और अब भी, लगभग हर लाइन को क्रॉस चेक करता हूं। मेरी आदत है हर वर्ड को, और फैक्ट को तो बहुत जरूरी। तो आपको गलतियां फैक्ट में मिलने की बहुत कम गुंजाइश रहेगी, ठीक है। फिर भी आप बताते हो तो अच्छा है, एक बार चीजें कम से कम आपका डाउट निकल जाता है, क्रॉस चेक हो जाती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।